सुबह के लेक्चर में इतने सब लोग नहीं थे, कहाँ थे सुबह? मॉर्निंग देयर मच लेसर पीपल देन, अभी इतने सारे कैसे आ गए? वृत्ति सुबह नहीं थी, आदित्य मंडल आवार्य सुबह नहीं था, श्रद्धा सुबह करण गई थी, श्रद्धा भी नहीं थी सुबह, अस्फिया शेख सुबह नहीं थी, फियरलेस एक्सटी के दोनों पांव थे सुबह। चलो आई थिंक आई शुड स्टार्ट नाउ। और काफी सारे बच्चे आगे ले गए। और इन द मॉर्निंग वी वर डूइंग समथिंग कॉल्ड एज एंजाइम्स, एंड अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम्स। बहुत कम चैप्टर बचा है, तो अभी आप खत्म ही कर देते हैं। ओके, so let's understand now factors affecting enzymes. So factor affecting enzymes में basically सबसे पहला हम लोग बात करेंगे about concentration of substrate. So substrate concentration के बारे में सबसे पहली बात करेंगे। ये बहुत important है for 11th as well as for NEET. Find NEET के लिए भी काफी important है। Find concentration of substrate. एंजाइम जब काम करता है, एंजाइम जब सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है, कितना जल्दी काम करता है, कितना फटाफट काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं एंजाइम वेलोसिटी। एंजाइम वेलोसिटी, फाइन। सो एंजाइम वेलोसिटी अगर ज्यादा है, इसका मतलब एंजाइम बहुत जल्दी 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 काम कर रहा है। एंजाइम वेलोसिटी कम है, इसका मतलब एंजाइम को बहुत टाइम लग रहा है सबस्ट्रेट को चेंज करने के लिए, फाइन। सबस्ट्रेट को बहुत जल्दी तोड़ मरोड़ रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंजाइम अच्छा है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, कितना सबस्ट्रेट डाल रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई शो यू एन ग्राफ, उससे आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला मैं अभी आपको। तो ये ग्राफ है, और अगर एक ग्राफ आप ध्यान से देखो, थोड़ा और बड़ा अच्छा कर दे रहे इसको, तो ये हम लोग लेंगे यहाँ पर एंजाइम वेलोसिटी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब मैं सबस्ट्रेट डालता हूं इसके अंदर, फाइन टू अंडरस्टैंड, यहाँ ओके मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर है एंजाइम वेलोसिटी। अंडरस्टैंड दिस। नाउ व्हेन आई प्लॉट दिस ग्राफ, ठीक है, अब मैं सबस्ट्रेट बढ़ाते जाऊंगा, जैसे मैं सबस्ट्रेट ऐड करता जाऊंगा, वैसे वैसे एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, 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 और एक जगह पे आके रुक जाएगी, फाइन। एक जगह पे आके कंप्लीटली रुक जाती है। सो जैसे मैं सबस्ट्रेट डालूंगा 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 डालूंगा, एंजाइम एक्चुअली बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, at a certain amount of substrate, at a certain amount of substrate, तो जो यहाँ पर अगर आपको देखेगा, ये यहाँ पर आकर, ये कितना गंदा लाइन क्यों आ रहा है भाई, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आता है, इसके आगे एंजाइम की वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है,
इसके आगे एंजाइम की वेलोसिटी नहीं बढ़ रही, मतलब एट दिस लेवल समझो ग्राम में, एक्चुअली ग्राम में नहीं होता, मोल्स में रहता है, ग्राम मोल्स में रहता है, फाइन। लेकिन मैं अगर बोलूं ग्राम में, मैंने 5 ग्राम डाला, 10 ग्राम डाला, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, बढ़ते गया, सबस्ट्रेट बढ़ रहा है और फटाफट काम कर रहा है। समझो एक 70-80 ग्राम का ऐसा कंडीशन आया, उसके आगे एंजाइम काम करना बंद कर रहा है, एंजाइम नहीं काम कर रहा है। अब कितना भी इसके पास सबस्ट्रेट डालो, एंजाइम और काम नहीं करेगा, फाइन। इसको हम लोग कहते हैं प्यार से, सॉरी, it is called as Vmax. This position is called as Vmax. अब हम लोग को समझना क्या है, हम लोग को समझना है हाफ Vmax. So again I tell you, मैंने 5 ग्राम डाला, वेलोसिटी बढ़ा, 10 ग्राम डाला, वेलोसिटी और बढ़ा, 15 ग्राम किया, वेलोसिटी और बढ़ा, और 5 ग्राम, वेलोसिटी और बढ़ा, खड़ जितना ग्राम डालता जा रहा हूं वेलोसिटी बढ़ रहा है। 70 या 80 ग्राम पे ऐसा कंडीशन आया, उसके बाद एंजाइम ने काम करना बंद कर दिया, मैक्सिमम वेलोसिटी वहां तक पहुंची, मैक्सिमम वेलोसिटी है Vmax। अगर मैं हाफ Vmax देखूं, यहाँ पर ये इसका हाफ कितना आएगा, यहाँ पर ये समवेयर ओवर हियर, ओके। तो अगर मैं हाफ Vmax को प्लॉट करूं, ये हाफ Vmax रहेगा, ओके। अगर आप ध्यान से देखो तो हाफ Vmax इज नॉट एग्जैक्टली हाफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप ध्यान से डायग्राम देखो तो वेलोसिटी का आधा, कॉन्सेंट्रेशन का आधा नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन का आधा यहां पर आना चाहिए था, कॉन्सेंट्रेशन का आधा यहां पर आना चाहिए था, लेकिन ये जो हाफ Vmax है, ये हाफ Vmax है। कितने टाइम में, कितना सबस्ट्रेट डालने के बाद आधी वेलोसिटी पहुंचती है, कितना सबस्ट्रेट डालने के बाद आधा स्पीड पकड़ता है एंजाइम, उस सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कहते हैं मिचेलिस मेंटेन कांस्टेंट। मिचेलिस मेंटेन कांस्टेंट, इसको हम लोग प्यार से कहेंगे Km, मिचेलिस मेंटेन कांस्टेंट। नाउ अभी आपको कितना समझा नहीं समझा हमारे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, अभी आपको समझ में आएगा उसका मतलब क्या है, व्हाट इज मिचेलिस मेंटेन कांस्टेंट। अभी आपको मैं अपने तरीके से समझाता हूं, फाइन। से कैसा है कि मेरे पास हम यहाँ पर 3 लोग हैं, अस्फिया है, फाइन, श्रद्धा है और अर्शिया है, फाइन। अस्फिया, श्रद्धा और अर्शिया, चलो सुन सरनेम पकड़ लेते हैं, शेख, करार, आजमी। शेख है, करार है, आजमी है। तो शेख, करार और आजमी मेरे पास 3 अलग अलग सबस्ट्रेट है, ठीक है, 3 अलग अलग सबस्ट्रेट है, फाइन। और मैं एक एंजाइम हूं। अब शेख का अगर मैं 2 ग्राम डालूं, 2 ग्राम पे मैं हाफ Vmax पे पहुंच जाता हूं। शेख का 2 ग्राम पे मैं हाफ Vmax पे पहुंच जाता हूं। श्रद्धा का 200 ग्राम डालूंगा तो हाफ Vmax पे पहुंचूंगा, ओके। अस्फिया 2 ग्राम में हाफ Vmax पे पहुंचा, श्रद्धा 200 ग्राम का हाफ Vmax पे पहुंचा, और अर्शिया का 20 ग्राम पे हाफ मूव। Are you getting what I'm trying to say? Fine. So अभी नीचे से ऊपर आते हैं, सबसे कम किसका था, अर्शिया 2 ग्राम में हाफ Vmax पे पहुंचा, सॉरी 20 ग्राम में, सॉरी अब अस्फिया, शेख 2 ग्राम में पहुंचा, आजमी 20 ग्राम में पहुंचा, और करार 200 ग्राम में पहुंचा। इसका मतलब क्या है, इट्स लाइक यू आर, आपने घर में रसना बनाया क्या, रसना अभी बनता नहीं है लेकिन हमारे घर में बनता था, रसना का ना हम लोग बना के रखते थे बॉटल में, फाइन। शरबत बना के रखते थे, शरबत, और फिर शरबत पानी में डाल देते, डाल के घुमाएंगे, नहीं और मीठा चाहिए, और मीठा चाहिए, थोड़ा नहीं और मीठा चाहिए, और मीठा चाहिए, अब मीठा लग रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जो मैं बोल रहा हूँ अभी मीठा लग रहा है, इसका मतलब मैं हाफ Vmax पे पहुंच गया, हाफ Vmax पे पहुंच गया, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 ग्राम शेक डालूंगा तो मैं हाफ Vmax पे पहुंचता हूँ, 20 ग्राम डालूंगा आजमी का तो मैं हाफ Vmax पे पहुंचता हूँ, और 200 ग्राम डालूंगा करार का तो मैं हाफ Vmax। इसका मतलब क्या है कि मेरा एंजाइम का और शेक नाम के सबस्ट्रेट का रिलेशन सबसे अच्छा है। 2 ग्राम पे भी मैं फट करके काम करता हूँ,
डालने के बाद भी अच्छा काम करता हूँ, इसका मतलब मेरा और शेक का बॉन्डिंग काफी अच्छा है। आजमी का 20 ग्राम लगता है, मतलब शेक जितना अच्छा बॉन्डिंग नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा बॉन्डिंग है। और कराड़ का और मेरा बॉन्डिंग बिल्कुल बकवास है, इसलिए 2 ग्राम 2 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम डालूंगा, तब मैं हाफ में से पहुंचूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आधा बाटली शरबत डालेगा तो मेरा मीठा होने वाला शरबत। फाइन, सो दैट बेसिकली मींस कराड़ इज द सबस्ट्रेट and I am the enzyme, and we do not have a very good chemical bond. I do not react with her very properly. I react with Sheikh very fast. I react with Azmi fast, but not as fast as Sheikh. And I react with Karad extremely slowly. So what do you mean by Km constant? Km constant जितना कम, Michaelis Menten constant जितना कम, उसका मतलब होता है एंजाइम का सबस्ट्रेट का रिएक्शन उतना अच्छा। जितना मिचेलिस मेंटेन कांस्टेंट कम रहेगा, जितना आपको कम लगेगा सबस्ट्रेट, उतना एंजाइम जल्दी काम कर रहा है, इसका मतलब उनका रिलेशन काफी अच्छा है। सबस्ट्रेट बहुत डालने के बाद अगर आप हाफ एमएस पे पहुंचते हो, इसका मतलब सबस्ट्रेट और एंजाइम का रिलेशन अच्छा नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चेंज द एंजाइम, चेंज द एंजाइम। सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम बराबर नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, नॉर्मली मोल्स में रहता है, डू नॉट वरी। ओके, तो ये हो गया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा होता है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज्यादा सबस्ट्रेट डालोगे उतना, जितना ज्यादा शरबत डालोगे पानी के अंदर, उतना मीठा होता जाएगा शरबत। या फिर शरबत उतना ही रखो तो फिर मीठा कैसे करेंगे? पानी कम डाल लो, सिंपल। फाइन, तो आइदर आप सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ाओ या उल्टा एंजाइम का लेवल बढ़ाओ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आइदर इसको बढ़ाओ इसको बढ़ाओ, दोनों में से एक। तो एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन भी काफी काम करता है। फाइन, ये तो सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ाओ या एंजाइम का लेवल बढ़ाओ। यहाँ पर सबस्ट्रेट ज्यादा तो भी अच्छा काम करेगा, एंजाइम ज्यादा तो भी अच्छा काम करेगा। फाइन, नेक्स्ट थर्ड इज टेम्परेचर। ये मैंने आपको समझाया था, टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको समझाया था। मैंने क्या समझाया था आपको कि कोई भी एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं उसको। इफ आई से ए एंजाइम एक्ट्स एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 38 डिग्री सेल्सियस, इट विल नॉट एक्ट 38 पे फैंटास्टिक काम करेगा, 37 पे वेरी गुड काम करेगा, 36 पे गुड काम करेगा, 35 पे ओके ओके काम करेगा, 34 पे काम करेगा, 30 पे तो काम ही नहीं करेगा, 38 पे बेस्ट काम करेगा, 39 पे वेरी गुड काम करेगा, 40 पे गुड काम करेगा, 41 पे ओके ओके काम करेगा, 40 पे तो काम ही नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, उसके ऊपर परफेक्ट काम करता है। थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा तो बराबर से काम नहीं करेगा। और अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, 60 डिग्री के ऊपर चला गया, मैंने सुबह भी बोला था कि एंजाइम के बॉन्ड्स टूट जाते हैं, एंजाइम खराब हो जाता है, एंड द वर्ड वी नॉर्मली यूज फॉर दैट इज डीनेचर हो जाता है। एंजाइम डीनेचर हो जाता है, इट्स कॉल्ड डीनेचुरेशन। और अगर बहुत कम टेम्परेचर हो गया, 20 डिग्री के नीचे चला गया, उसके भी नीचे चला गया, तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, खराब नहीं होता, इनएक्टिव हो जाता है। क्लियर छे? सो या ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सेम थिंग मैंने बोला था पीएच के बारे में, पीएच के बारे में। फाइन, अगर एक एंजाइम एसिड में काम करेगा तो बेसिक पीएच में काम नहीं करेगा। बेसिक पीएच में काम करने वाला एंजाइम एसिडिक पीएच में काम नहीं करेगा। मतलब स्टमक में बनने वाला एंजाइम इंटेस्टाइन में काम नहीं करेगा, इंटेस्टाइन में बनने वाला एंजाइम स्टमक में काम नहीं करेगा, बिकॉज़ दोनों के पीएच कंप्लीटली अलग अलग है। ऑप्टिमम पीएच पे ही काम करता है कोई भी एंजाइम, कोई भी एंजाइम। अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाना मैं आपको, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। Just give me 1 second. ओके, कैसा है
मोस्ट एंजाइम्स जो होते हैं वो उतने अच्छे काम नहीं करते, ठीक है। मैं एक एंजाइम हूं, मुझे हम लोग कहेंगे एपो एंजाइम। ओके, लेट्स से ये एक फोन है, फाइन। समझो इसमें बैटरी ही नहीं है, तो क्या ये काम करेगा? ये काम नहीं करेगा। ये फोन है, इसमें सब कुछ है, प्रोसेसर है, स्क्रीन है, सब कुछ है, परफेक्ट मॉडल है, लेकिन इसमें बैटरी नहीं है, तो ये काम नहीं करेगा। बिना बैटरी का फोन को मैं कहूंगा एपो। इसको मैं डालूंगा बैटरी। सी बाकी का फोन इज ए प्रोटीन पार्ट, सो एपो एंजाइम नॉर्मली इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम। मैं लिख रहा हूं जानबूझ के, बाद में ऊपर दिखाई देगा। फाइन, प्रोटीन पार्ट। इसको अंदर मैं डालूंगा बैटरी को मैं कहूंगा कोएंजाइम। सो मैंने आपको समझाया भी है कोएंजाइम एंड कोफैक्टर्स। फाइन, कोएंजाइम इज द नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक पार्ट। प्रोस्थेटिक मतलब एक्स्ट्रा अटैचमेंट। ये दोनों पार्ट जब मिल जाते हैं तो एंजाइम को हम लोग कहते हैं होलो एंजाइम। ध्यान से पढ़ना, मैंने बेसिक एंजाइम है प्रोटीन वाला पार्ट, उसको हम लोग चिपकाते हैं एक नॉन प्रोटीन वाला प्रोस्थेटिक पार्ट। प्रोस्थेटिक मतलब एक्स्ट्रा पार्ट जो नॉन प्रोटीन है, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं कोएंजाइम। अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कोएंजाइम, अगर वो इनऑर्गेनिक है तो कोफैक्टर के। वो कोफैक्टर लगाने के बाद पूरा का पूरा एंजाइम को हम लोग कहेंगे होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम काफी अच्छे से काम करता है। होलो एंजाइम काफी अच्छे से काम। नाउ लफड़े की बात समझो कि अगर फाइन मैंने बैटरी के जगह पे कुछ लगा दिया, कुछ अलग ही पार्ट लगा, थर्माकोल लगा दिया, जहां पर बैटरी लगाना चाहिए था वहां पर थर्माकोल का शीट लगा दिया, तो मुझे बैटरी लगाने की जगह नहीं है, बैटरी लगाने की जगह ही नहीं है। तो थर्माकोल बेसिकली विल बी कॉल्ड एज इनहिबिटर। जहां पर वो लगना चाहिए था बैटरी, वहां पर मैं थर्माकोल लगा दिया है, जिसकी वजह से बैटरी को लगने की जगह नहीं है। तो बैटरी को लगने के लिए जगह नहीं है, that's why the phone is not working. So the thermocol is inhibiting the action of the battery. Are you getting my point? तो इनहिबिटर है। इसमें दो टाइप के इनहिबिटर रहते हैं, किसी भी एंजाइम में दो टाइप के इनहिबिटर रहते हैं। मैं समझाता हूं आपको। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर रहेगा, और ये बुक में नहीं रहेगा, लेकिन मैं नीट के लिए समझा रहा हूँ आपको। सिर्फ वापस एक बार बोलता हूँ, नीट मेरा लेक्चर के साथ ही होता है, जो भी नए बच्चे हैं। फाइन, नेवर आस्क मी आफ्टर सम लेक्चर, सर नीट कब चालू होगा? नीट चालू है, नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं इधर। मुझे आपके 11th और 12th के लेक्चर से, एग्जाम से कोई मतलब नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। फाइन, सो नॉन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब क्या है? समझो मैंने यहाँ पर, जहां पर बैटरी, जिस एरिया पर बैटरी लगनी चाहिए थी वहां पर थर्माकोल लगा दिया। फाइन, इसलिए बैटरी काम, इसमें बैटरी को जगह नहीं मिल रहा है। तो जहां पर वो प्रोस्थेटिक पार्ट लगना चाहिए था, जहां पर वो कोएंजाइम लगना चाहिए था, उस प्रोस्थेटिक पार्ट को लगने के लिए जगह ही नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको कहूंगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। फाइन, लेकिन थर्माकोल नहीं लगाया, मैंने थर्माकोल नहीं लगाया, बैटरी को लगने को जगह दी, लेकिन चार्जिंग वाले होल के अंदर कुछ डाल दिया, तो बैटरी चार्ज किससे करूंगा मैं? बैटरी तो लग गया अपनी जगह पे, लेकिन वो चार्जिंग वाले होल के अंदर कुछ डाल दिया, तो बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब मैंने प्रोस्थेटिक पार्ट तो लगा दिया, लेकिन प्रोस्थेटिक पार्ट को इनडायरेक्टली काम नहीं करने दे रहा हूँ, तो उसको मैं कहता हूँ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। फाइन, अगर प्रोस्थेटिक पार्ट की जगह पर ही कुछ चिपक गया तो वो हो जाएगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। लेकिन प्रोस्थेटिक पार्ट को चिपकने दिया, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं करने दे रहा है इनडायरेक्टली, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्लियर छे? Open your books please and please read 1, 2, 3, 4 and 5 factors affecting enzyme activity. 1, 2, 4 doubts on the chapter.
ओके ओके, सो डाउट्स यहाँ पर क्या क्या है देखेंगे। आई विल ओनली सॉल्व दोज डाउट्स जो सुबह के लेक्चर में मैं समझा चुका हूँ, तो वो समझाऊंगा नहीं। सबसे पहले एंजाइम है होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स का मतलब होता है अस्फिया, या कोई भी जिसको भी पूछो। होम्योथर्म्स का मतलब होता है होम्योथर्मिक एनिमल। हम लोग किंगडम एनिमल में पढ़ चुके हैं। बाहर कितना, बाहर ठंडी हो या बाहर गर्मी हो, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, लाइक ह्यूमंस। उसको हम लोग होम्योथर्मिक एनिमल्स कहते हैं, होम्योथर्म्स। सर होलो एंजाइम थोड़ा कम समझा, रितेश गुप्ता वापस एक बार समझाता हूं कि एपो एंजाइम वो एंजाइम है, वो प्रोटीन वाला पार्ट है जो अकेले कुछ काम नहीं कर सकता, उसको हम लोग एपो एंजाइम कहते हैं। एपो एंजाइम तभी काम करेगा जब उसको एक चीज चिपकाई जाएगी जो नॉन प्रोटीन पार्ट है। जब नॉन प्रोटीन पार्ट चिपकाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप या उसको हम लोग प्यार से कहेंगे को एंजाइम। जब एक नॉन फंक्शनल प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम को एक को एंजाइम चिपकाया जाता है, तो वो टोटल कंसेप्ट को हम लोग होलो एंजाइम कहते हैं। होलो एंजाइम बराबर से काम करेगा। और क्या है, ईएस कॉम्प्लेक्स सुबह सिखा चुका हूं मैं। सुबह में ई प्लस एस ई एस, फिर वो ई पी बनता है, फिर पी छूट जाता है, काफी प्यार से समझा चुका हूं मैं। एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कैसे बनते हैं वो भी हम लोग बात कुछ मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पूरा का पूरा पढ़ने को ही बोला था मैंने सुबह। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। फाइन, ओके, दैट्स इट। इतने ही डाउट्स है? ओके देन आगे बढ़ेंगे। ओके, सी मैं ना कुछ रिएक्शन लिख के देने वाला हूं आपको। एक होता है फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन मैं लिख दूंगा इस पे। फाइन, व्हाट हैपेंस इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर combines with water जो रूट्स में से आता है। फाइन, और दोनों मिलकर बन जाता है ग्लूकोज प्लस a little bit of oxygen as well। ये है फोटोसिंथेसिस, ये है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब मैं बात करता हूं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपके बॉडी में जो ग्लूकोज है, एक्सरसाइज लिखना है? नहीं नहीं, मतलब आपकी मर्जी। C6H12O6 C6H12O6 जो आपका ग्लूकोज है, ये टूटेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ये टूटेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। दोनों रिएक्शन को ध्यान से समझो। अगर मैं दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन अगर निकाल भी दूं, फाइन, तो होता क्या है, यहाँ पर CO2 और H2O कंबाइन होकर बन रहा है ग्लूकोज। CO2 और H2O कंबाइन होकर बन रहा है ग्लूकोज। दो चीज मिलकर बन रही है ग्लूकोज। टू थिंग्स आर जॉइनिंग टुगेदर टू फॉर्म ग्लूकोज। सो आई एम गोइंग टू कॉल दैट एज एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, यहां पर ग्लूकोज टूट रहा है और बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। सो ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर। मैं उसको बहुत प्यार से कहूंगा कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, आपके बॉडी में, प्लांट्स की बॉडीज में, हर लिविंग चीजों में जो खाना खाया जाता है, जो गैसेस अंदर जाते हैं, उसके साथ हजारों रिएक्शंस होते हैं। कुछ रिएक्शन में सब्सटेंस जुड़ते हैं, जब जुड़कर नया चीज बनेगा तो उसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म। कुछ जगह पे चीजें टूट जाती है, जब टूट जाती है उसको हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ऑल सच रिएक्शंस हैपनिंग इनसाइड ए बॉडी
anabolism and catabolism together, all such reactions happening inside the body is called as metabolic reactions या metabolism. मेटाबॉलिज्म फाइन. और जब मेटाबॉलिज्म होता है, और एग्जांपल देखो, अगर आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जब आप खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो उसका ग्लूकोज बन जाता है, डाइजेशन पर ग्लूकोज बन जाता है. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं, ग्लूकोज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होता है. सो ग्लूकोज जॉइन होकर बनता है ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज ए पॉलीसेकेराइड, ग्लूकोज इज ए मोनोसेकेराइड. मैंने आपको बायोलॉजी चैप्टर चालू है. सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ग्लाइकोजन इनसाइड द लीवर. ये क्या हो गया? एनाबॉलिज्म. अभी मैंने खाना के 4-5 घंटे हो गए, अब मेरा जो ग्लाइकोजन लीवर के अंदर स्टोर है वो टूट के वापस ग्लूकोज बनेगा. ग्लाइकोजन टूटकर वापस ग्लूकोज बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म हो रहा है. अपने बॉडी में कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म चलते रहता है. फाइन. मेटाबॉलिज्म चलते रहेगा. फाइन. और इसके वजह से काफी सारी अलग अलग चीजें बनती रहती है. फाइन. ऑल द केमिकल्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन द बॉडी बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिज्म आर कॉल्ड, ऑल दिस केमिकल्स आर बेसिकली कॉल्ड एज मेटाबॉलिक पूल. उसको हम लोग, ये सारे केमिकल्स को, सारे सब्सटेंसेस को हम लोग प्यार से मेटाबॉलिक पूल. इस मेटाबॉलिक पूल में जो भी सब्सटेंसेस बनते हैं, जो भी केमिकल्स बनते हैं, जो भी बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं, कुछ बॉडी इमीडिएटली यूज करती है, कुछ बॉडी बाद में यूज करती है, कुछ बॉडी बाहर फेंक देती है. फाइन. क्लियर है? सो यू कैन कॉल देम एज मेटाबॉलिक पूल और यू कैन कॉल देम एज मेटाबोलाइट्स. मेटाबोलाइट्स इज अनदर वर्ड. सो मेटाबॉलिक, सो ऑल मेटाबोलाइट्स टुगेदर इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक पूल. सारे मेटाबोलाइट्स को अगर मैं साथ में रख दूं तो उसको मेटाबॉलिक पूल कह सकते हैं. ये मेटाबोलाइट्स हम लोग की बॉडी यूज करेगी, अभी करेगी या बाद में करेगी या बाहर करेगी. प्लांट्स ऐसा नहीं करते. लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स में 2 टाइप के मेटाबोलाइट्स रहते हैं. एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, एक होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स हमेशा यूज करेंगे, आइदर इमीडिएटली यूज करेंगे या फिर बाद में यूज करेंगे. सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नाम की जो चीज है वो प्लांट्स यूज नहीं करते और वैसे के वैसे स्टोर कर देते हैं. प्लांट्स को उनकी कोई जरूरत नहीं रहती. सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स व्हिच आर नॉट यूजफुल बाय द प्लांट्स. प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है. फाइन. और अगर प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है, सी प्लांट्स ही नहीं, फंगस भी बनाता है, कुछ बैक्टीरिया भी बनाएंगे, लेकिन हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे. सो प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है तो फिर क्यों बना रहे हैं? वो वेस्ट प्रोडक्ट्स है. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्लांट्स में से ये चीजें निकालते हैं. प्लांट्स के लीव्स में स्टोर हुआ रहेगा, ये प्लांट के रूट में स्टोर हुआ रहेगा, प्लांट के कहीं पर फ्रूट में स्टोर हुआ रहेगा. हम लोग इसको निकालेंगे. हम लोग इंसान हैं, हम लोग कमीने लोग हैं, हम लोग इस्तेमाल करना जानते हैं चीजों का. फाइन. तो हम लोग प्लांट्स में वो चीजें निकालेंगे जो प्लांट वैसे भी यूज नहीं करने वाला है. फाइन. और हम लोग उसको यूज करते हैं. फाइन. अलग अलग टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रहते हैं. फाइन. डिपेंडिंग ऑन केमिकल्स कौन से उनके अंदर. सो टर्पीन्स नाम का केमिकल रहता है. फाइन. यू कैन हैव फिनोलिक्स डिपेंडिंग ऑन द केमिकल फॉर्मूला. फाइन. बेंजीन है क्या, स्ट्रेट चेन कार्बन रिंग है क्या, उस नाइट्रोजन है क्या, उसके ऊपर रहेगा अलग अलग काइंड के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. एक एसिड रहता है मेवालोनिक एसिड, उसमें से टर्पीन बनता है. फिनोलिक्स में हमेशा बेंजीन के रिंग रहेंगे. नाइट्रोजन में आपको नाइट्रोजन रहेगा. मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेता हूँ. सिंपल एग्जांपल, मराठी में, हिंदी में मालूम नहीं क्या बोलते हैं. मराठी में एक पेड़ है सदाफुली. हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम. सदाफुली को इंग्लिश में कहते हैं विंका रोजिया के स्टेम में 2 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जिनका नाम है विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन. थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है. विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन. इंसान ने सदाफुली के स्टेम से ये विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन निकाला है और इसमें से बनाया है कैंसर की दवाइयां. एक्चुअली बहुत सारी दवाइयां जो मार्केट में आजकल है, दवाई बोलो, एंटीबायोटिक्स बोलो, वैक्सीन बोलो, ये काफी सारे प्लांट्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही है. काफी सारे, बहुत सारे ड्रग्स, कोकेन, हेरोइन, मॉर्फिन, ये सारे के सारे, भांग, गांजा, चरस, ये सब प्लांट्स के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है. प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है, हम लोग मजा मारते हैं. भांग, गांजा, चरस, बहुत सारे हैं. कुछ फूड कलर्स है. वैनिला हम लोग वैनिला फ्लेवर. वैनिला क्या है? वैनिला एक्चुअली सेकेंडरी मेटाबोलाइट है. वैनिला प्लांट के लिए यूजफुल नहीं रहता.
फाइन। ऐसे बहुत सारी चीजें रहते हैं। टैनिन्स, टैनिन्स हम लोग डालते हैं वाइन के अंदर, डालते हैं चॉकलेट के अंदर डालते हैं। फाइन। उससे एक ना सा कड़वा टेस्ट आता है। चॉकलेट अगर आप प्योर चॉकलेट खाओ, प्योर चॉकलेट तो कड़वा रहता है, तो कड़वापन के लिए हम लोग डालते हैं टैनिन्स। फाइन। तो ये सब जो चीजें होती है सारी की सारी चीजें हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। आपको पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म टिल द एंड ऑफ द चैप्टर। कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म से लेकर चैप्टर के एंडिंग तक स्टार्ट। कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म से लेकर चैप्टर के एंडिंग तक। कोई शक रहेगा तो चैट विंडो पे डाल सकते हो, साथ में सॉल्व करूंगा।
हैप्पी हैप्पी, बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, मेरे को खुश हो रहे हैं, मैं अच्छे खासे डाउट आ रही ले 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 ले। रितेश गुप्ता जून कुक बन रहे है घर पे बैठ के, उड़ी बिड़ी डाल रही है। वो मैं पढ़ा कहीं पर कि जो जिनकुक जो कोई है, he is voted as the sexiest Asian man, sexiest Asian man। और मैं जिसका फोटो देखता हूँ कहीं से मुझे मैन दिखता ही नहीं है, वो तो लड़की दिखता है वो। Anyway, ओके सो लेट्स स्टार्ट विद डाउट्स। आई थिंक इतने लास्ट डाउट्स यही है, तो कहाँ से चालू करेंगे? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, पेट और इंटेस्टाइन मैडम, पेट और इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल आइसोलेशन आपने कहां पर पढ़ा मुझे मालूम नहीं रीटा, लेकिन नॉर्मली आइसोलेशन का मतलब होता है अलग अलग से, इन आइसोलेशन कंप्लीटली अलग से। फाइंड व्हिच लाइन, इफ यू कैन टेल मी देन आई कैन हेल्प यू विद दैट। अगर मुझे एग्जैक्ट लाइन बताओ तो मैं आपको ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ। मिस रीटा गुप्ता, फर्स्ट पैरा मेटाबॉलिज्म जगह में कहाँ पे आइसोलेशन? सेकंड बार, यस यस यस, वेरी वेरी। आइसोलेशन का मतलब से कैसा होता है, ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी के अंदर होते हैं वो अकेले अकेले नहीं होते हैं। मतलब कैसा है कि एक चीज बनती है उसकी वजह से दूसरी चीज बनती है, दूसरी चीज बनती है उसकी वजह से तीसरी चीज बनती है, तीसरी बनेगी से चौथी बनेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइन, इट देयर आर इंटरलिंक्ड रिएक्शंस, इंटरलिंक्ड होते हैं, अकेले अकेले आइसोलेशन में रिएक्शंस नहीं होते। फाइन फाइन, कि ये अकेला रिएक्शन हो रहा है उसका कुछ मतलब नहीं बॉडी के लिए, ऐसा नहीं। वो बन रहा है इसके लिए और कुछ बनेगा, वो बन रहा है उससे उससे और कुछ बनेगा, हर रिएक्शन दूसरा रिएक्शन रहता है। ओके, एस्ट्रिंजेंसी का मतलब होता है एकदम एक्सट्रीमली बिटर, कड़वा टेस्ट। कड़वा टेस्ट को हम लोग एस्ट्रिंजेंसी कह सकते हैं। पर्टिकुलर कड़वा टेस्ट होता है, क्या होता है ना, प्योर चॉकलेट इज वेरी स्वीट, प्योर चॉकलेट बेसिकली वाज वेरी स्वीट। या फिर अगर आप बीट आप नॉर्मल चॉकलेट खाओ ना, एक्चुअल चॉकलेट खाओ ना, कैडबरीज की नहीं है, कैडबरीज की नहीं, वो कड़वी रहेगी आपको। या फिर वाइन में क्या होता है ना, बहुत सारा खट्टापन रहता है, ग्रेप से बनती है ना, तो उसमें थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर डालना पड़ता है। astringent flavor, I'll tell you the best astringent flavor, तुरटी तुरटी, एलम एलम, पानी में घोलते ना, दाढ़ी को लगाते ना, फाइन, उसका जो टेस्ट है ना, दैट इज एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, दैट इज एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, एकदम संगर के दिमाग में सड़क जाती है, ऐसा गंदा टेस्ट रहता है वो। फाइन, उसको एस्ट्रिंजेंट कहते हैं, बेस्ट आइडिया एस्ट्रिंजेंट। अभी दिवाली में हम लोग वो फोड़ते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है उसको, मराठी में हम लोग उसको कार्ट बोलते हैं, कार्ट। वो फोड़ने के बाद जो मस्त ऐसा कड़वा कड़वा चीज निकलता है। anyway, homeostasis is maintenance of same conditions, whatever, बाहर कुछ भी हो जाए बॉडी के अंदर सब कुछ सेम कंडीशन में रहेगा, दैट इज बेसिकली होम्योस्टैसिस। फाइन, होम्योथर्मिक एनिमल्स बेसिकली डू होम्योस्टैसिस। सेल के अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बाहर कुछ भी कंडीशन हो जाए, सेल के अंदर कुछ भी कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए, उसको होम्योस्टैसिस, मेंटेनिंग, होम्यो मतलब सेम, स्टैसिस इज बेसिकली कंडीशन। ओके देन, और अरे क्या फालतू भी चल रहा है, हाँ ये आपस चैट्स में। मेटाबॉलिक पूल एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन करो सर। मेटाबॉलिक पूल का मतलब मैंने बोला था, मेटाबॉलिज्म में आपकी बॉडी के अंदर हजारों रिएक्शंस होते हैं, हजारों रिएक्शंस में हजारों अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स या केमिकल्स या कंपाउंड्स बनेंगे। ये सारे केमिकल्स को हम लोग प्यार से कहते हैं मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलाइट्स। ऑल मेटाबोलाइट्स टुगेदर, एक वर्ड दिया हुआ है मेटाबॉलिक पूल। और क्या है, सी नॉर्मली जो ये रहते हैं रेडा गुप्ता, आपके जो क्या बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स रहते हैं, जो नॉर्मली शुड कंटेन आइदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड द मोस्ट ऑक्सीजन।
कार्बन एंड ऑक्सीजन वाले ही रहते हैं, विद सम बेंजीन रिंग्स, विद सम डबल रिंग्स, ट्रिपल रिंग्स, इतना ही रहता है, फाइन, मोस्ट ऑफ देम, फाइन। नाइट्रोजन वाले जो रहते हैं वो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है, इसलिए उसको एक्सट्रीमली डाइवर्स क्लास कहा गया है। उसको कोई नाम भी नहीं दिया उस क्लास को। एक खास दूसरा मेटाबोलाइट जो है इसमें नाइट्रोजन रहेंगे, नाइट्रोजन वाले बहुत रेयर है, एक्सट्रीमली डाइवर्स क्लास, कंप्लीटली अलग से। ओके भाइयों बहनों एंड अदर्स, I'm going to start a new chapter now. I'm going to start with a new chapter. Okay, by the way, मुझे अभी अपने हुए कितने, सिर्फ 2 ही हुए ना अभी तक। Can you please tell me आप में से टिश्यूज में कौन कौन थे? जब मैंने टिश्यूज सिखाया आपको, न्यूट्रिशन सिखाया मुझे याद नहीं है। फाइन, टिश्यूज सिखाया तब कौन कौन था? टिश्यू सिखाया मैंने किसी को यहाँ पर? एनीबॉडी जिसको मैंने टिश्यू सिखाया? अच्छा, रीटा गुप्ता आप थी, ओके। Anybody else who was there? नहीं मत बोलना यार, जो था वही अपना हाँ बोलना बस। Please write your name if you are there when I taught you tissues. Okay, रीटा गुप्ता, आदित्य आचरेकर, ओके। अरे भाई नो नहीं रहेगा तो नो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं था मतलब मत लिखना, सिर्फ जो थे वही अपना नाम लिखो बस। साक्षी मिश्रा, आई एम वेरी हैप्पी जो आपने लिखा है कि मैं नहीं थी पर कर लिया है। इट इज ओके इफ यू आर ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, अगर आप इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हो तो ओके है, लेकिन अगर आप नीट की स्टूडेंट हो तो मुझे सिखाना कंपलसरी बन जाता है। नो प्रॉब्लम, ठीक है, वापस करना ही पड़ेगा एनीवे, फाइन, अभी नहीं लेकिन फाइन लास्ट में करेंगे वो। आई एम स्टार्टिंग विद वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट वेरी सिंपल चैप्टर। व्हाई सिंपल? बिकॉज आपको लास्ट ईयर ये हो चुका है। लास्ट ईयर आई थिंक सेकेंड चैप्टर में था, डजंट मैटर, रीड आउट पूरा वापस करने वाला हूं, डोंट वरी, पूरा वापस करूंगा ही करूंगा। ओके, सो सेल डिवीजन करेंगे, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस हो चुका है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। अगर मैं आज शुरू करूंगा और अगले लेक्चर अगले सैटरडे को आई थिंक अगर 2 लेक्चर मुझे मिलेंगे मॉर्निंग इवनिंग तो खत्म भी हो जाएगा चैप्टर। चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, फाइन, नॉट ए बिग चैप्टर, फाइन। सी सब लेट्स मी स्टार्ट विद इट। सबसे पहले ओके, एक मुझे क्या अच्छा लगता है ना यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लोग एटलीस्ट इस ग्रुप में ऐसे हैं, 13 या 14 लोग ऐसे लोग हैं, 14 लोग हैं जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, फाइन, पढ़ने के लिए आए हैं 13-14 लोग हैं, आई एम सो हैप्पी। तानिया, आदित्य, वृत्ति, नूपुर, रीता, श्रद्धा, आरती, रितेश, अस्फिया, क्रांति, अर्शिया, आदित्य आचरेकर, कृतिका गुप्ता, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, फाइन। साक्षी कभी ऑन होता है कभी ऑफ रहता है, फाइन। बाकी लोग क्यों आए हैं क्या मालूम, जबरदस्ती बैठे। ओके, सो आई एम बेसिकली डूइंग सेल डिवीजन, और हमेशा की तरह आई एम गोइंग बैक इन माय मेमोरीज। आपको कहानी तो याद ही होगी, सितंबर 1978 की, बारिश का मौसम, सुहाना मौसम और ठंडी ठंडी हवा, और मेरा बाप हो गया रोमांटिक और उसको माँ को बोला तो मेरी माँ भी हो गई रोमांटिक, और मेरे माँ और बाप ने किया डिंचैक, मेरे बाप का स्पर्म मेरे माँ का ओवम मिल गया, और सितंबर 1978 में बना मेरा जाइगोट। मेरा जाइगोट बना था सितंबर 1978 में, which was one single cell, फाइन। मैं जब पैदा हुआ मई 79 में, फाइन, I was nearly 4.5 kgs. I was 4.5 kgs, फाइन। आज मैं 100 से भी ज्यादा किलो का हूं, फाइन।
100 किलो से भी ज्यादा हूं। मैं शुरू हुआ था एक सेल से। आज मेरे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है। मेरे बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू है, स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरॉन्स है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, आई कैन गो ऑन, आई कैन गो ऑन। 15-16 अलग अलग टाइप के टिश्यूज है मेरे बॉडी के अंदर। फाइन। आज अगर मैं मेरा सिर्फ एक ब्लड का ड्रॉप निकालूं, मेरे ब्लड का सिर्फ एक छोटा सा ड्रॉप, उस सिंगल ड्रॉप में 5.5 मिलियन 55 लाख रेड ब्लड सेल्स हैं, 55 लाख रेड ब्लड सेल्स, 10 to 15,000 white blood cells and 4 lakh thrombocytes। मतलब कम से कम 65 लाख प्लस सेल्स, 65 लाख प्लस सेल्स सिर्फ और सिर्फ मेरे एक सिंगल ड्रॉप ब्लड में है, सिंगल ड्रॉप ब्लड में। फाइन। जब मैं समझो मैस्टरबेट करता हूं और मेरा स्पर्म बाहर निकलता है, तो स्पर्म बाहर निकलता है, उस स्पर्म में 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एट ए टाइम, 400 मिलियन स्पर्म्स। मेरे सिर्फ मेरे ब्रेन में 30,000 मिलियन न्यूरॉन्स है, 30,000 मिलियन न्यूरॉन्स। मैं सितंबर 1978 में सिर्फ एक सिंगल सेल का था। आई वॉज जस्ट वन सिंगल सेल। फाइन। और वहां से यहां तक का सफर सिर्फ इसी चैप्टर की वजह से हुआ है, एंड दैट चैप्टर बेसिकली इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से चैप्टर में दो पार्ट्स है। एक है सेल डिवीजन, जिसकी वजह से मैं यहां से यहां तक पहुंचा हूं। लेकिन सितंबर 1978 में जो हुआ, जो मेरे माँ बाप ने किया, फाइन, बाप का स्पर्म और माँ का ओम साथ में आया, वो स्पर्म और ओम साथ में आता ही नहीं अगर मियोसिस नहीं होता, फाइन। तो मैं बहुत बड़ा हुआ हूं, मैं बहुत मोटा हो गया हूं, मेरा ब्रेन डेवलप हो गया है, मेरे सेल्स डेवलप हो गए, दैट इज बिकॉज ऑफ माइटोसिस। लेकिन मेरा जाइगोट बना बिकॉज ऑफ मियोसिस। तो ये दोनों प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए, मियोसिस, और बाद में ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस। क्लियर है? सेल डिवीजन इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी सेल बनता है, आपका जो भी सेल बनता है, उस सेल का फंक्शन कुछ भी हो, उसके लाइफ में सिर्फ एक ही गोल रहता है कि मुझे डिवाइड होना है, बस, सिंपल। उसका फंक्शन डजंट मैटर। So basically whenever a cell is formed, is basically wants to divide, that's it। उसके लाइफ में एक ही गोल है, मुझे डिवाइड होना है। फाइन। So whenever a cell is formed, fine, immediately it wants to become divide to form two new cells। Sorry, it immediately wants to form two new cells। वो डिवाइड होगा, उस बनेंगे टू न्यू सेल्स। फर्स्ट सेल को हम लोग प्यार से कहते हैं कहेंगे पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो सेल बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डॉटर सेल। एज सून एज these two cells are formed, immediately this one will start getting ready to form two new daughter cells। ये वाला भी डिवाइड होना शुरू करेगा into two new daughter cells। तो हर सेल के लाइफ में एक ही गोल रहता है कि उसको डिवाइड करना है, तो यहां से यहां तक का जो सफर है, फाइन, यहां से यहां तक का जो सफर है, या फिर यहां से यहां तक का जो सफर है, इसको हम लोग कहते हैं सेल साइकिल। ड्यूरिंग दिस डिवीजन सेल अपना फंक्शन कर रहा है, लेकिन वो सब कुछ कर रहा है जिससे वो डिवाइड करे। क्या करेगा डिवाइड करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली व्हाट आई हैव बेसिकली इज ए पेरेंट सेल। मेरे पास रहता है एक पेरेंट सेल। पेरेंट सेल सबसे पहले it undergoes something called as इंटरफेस में वो रेडी होता है फॉर डिवीजन। आफ्टर इंटरफेस it undergoes 4 more phases: प्रोफेस, मेटाफेस, टेलोफेस
एनाफेज एंड टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज से टेलोफेज हो जाएगा। पैरेंट सेल पहले डिवाइड होने की पहले तैयारी करेगा, उसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस होने के बाद 4 फेसेस होते हैं, इसको हम लोग क्या से कहते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। चारों फेस को कॉमन अगर मुझे नाम देना है, कॉमन नाम देना है, तो मैं उसको प्यार से कहूंगा कैरियोकाइनेसिस। व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? कैरियन का मतलब KARYON का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। सो कैरियोकाइनेसिस से न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फाइन। और उसके बाद कैरियो, शिवम यादव भाई बाद में ड्राइंग करना ना, अभी मुझे करने देना। कैरियोकाइनेसिस के बाद द सेल विल अंडरगो समथिंग कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और उसके बाद मुझे मिलेंगे 2 न्यू डॉटर सेल्स। इसको हम लोग प्यार से कहते हैं सेल साइकिल, सेल साइकिल। तो पेरेंट सेल होता है, वो इंटरफेस में जाता है, वो सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाता है। वंस इट गेट रेडी, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करना चालू कर देता है। न्यूक्लियस डिवीजन के लिए 4 फेसेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। 2 न्यूक्लिया बन जाएंगे, पहले एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लिया बन जाएंगे, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और मुझे मिल जाएंगे 2 डॉटर सेल्स, इसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस, सेल साइकिल। क्लियर है? मैं आज से बात करूंगा इंटरफेस की। आई विल टॉक अबाउट इंटरफेस। इंटरफेस से इंटरफेस क्या है? इंटरफेस को मैं कह सकता हूँ प्री माइटोटिक फेज भी कह सकता हूँ, बस ये पूरा माइटोसिस है ना, ये पूरा माइटोसिस है, उसको मैं प्री माइटोटिक फेज भी कह सकता हूँ। सी कैसा है, अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, माइक्रोस्कोप में सेल डिवीजन, आपको प्रोफेज दिखाई देगा, मेटाफेज दिखाई देगा, एनाफेज दिखाई देगा, टेलोफेज दिखाई देगा, इंटरफेस दिखता नहीं है माइक्रोस्कोप में। तो पहले साइंटिस्ट लोग समझते थे कि सेल रेस्ट करता है, सेल कुछ करता नहीं है, इंटरफेस मतलब रेस्टिंग कर रहा है, बस आराम कर रहा है, फाइन। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंटरफेस का मतलब होता है प्रिपरेटरी फेज से। अगर एक टेस्ट, अगर एक अभी आईपीएल चालू था, आईपीएल के बाद सब अपने इंडियन क्रिकेट प्लेयर अभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में आराम नहीं कर रहे उधर, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना मैच खेलने के लिए। अभी मैच चालू हो जाएगा उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वहां पर होटल में जाके बस खा पी के सो गए, ऐसा नहीं हो रहा है। आराम नहीं चल रहा है, रेस्टिंग पीरियड नहीं चल रहा है। आपको मैच दिख नहीं रही है टीवी पे, इसका मतलब वो आराम नहीं कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मैच के लिए। इंटरफेस इज गेटिंग रेडी, इंटरफेस इज नॉट रेस्टिंग फेज, इंटरफेस बेसिकली इज द प्रिपरेटरी फेज। क्लियर है? प्रिपरेटरी फेज। इंटरफेस में नॉर्मली 3 फेसेस रहते हैं। कैन आई राइट डाउन? ओके, यहां पर लिख देता हूं। इंटरफेस में हमेशा 3 फेसेस रहते हैं, 1, 2 और 3। राइट, इधर रहता है तो फाइन, और 3 नाम भी बोल देता हूं, फाइन। आई कैन कॉल देम एज G1 phase, S phase and G2 phase. So let's understand G1, S और G2 क्या है। जीवन क्या है? जीवन क्या है? नहीं, वो जीवन नहीं, ये जीवन। जीवन का मतलब फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज, फाइन। यहां पर क्या करेगा, यहां पर जो न्यूक्लियस है, फाइन। सी एस का, पहले एस समझा दो, एस का मतलब क्या होता है? एस मतलब सिंथेसिस। मेरे पास, मेरे ह्यूमन के न्यूक्लियस में ना 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 46 बोल सकते हैं लेकिन 23 पेयर्स बोलूंगा बिकॉज़ 23 आपको मां से मिले, 23 बाप से मिले। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स का डीएनए है मेरे पास। तो मेरे पास डीएनए है जिससे मेरे पास 46 क्रोमोसोम बन सकते हैं, फाइन। 46 क्रोमोसोम बनने वाला डीएनए मेरे न्यूक्लियस में रहता है। एस फेस में क्या होने वाला है? एस फेस में ये डीएनए डबल हो जाएगा, इसका जेरोक्स बनेगा। तो एस फेस के बाद मेरे पास इतना डीएनए बनेगा जिससे मेरे पास 46 नहीं 92 क्रोमोसोम बनेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट नाउ माय सेल हैज डीएनए जिससे मैं सिर्फ 46 क्रोमोसोम बना सकता हूं। एस फेस में ये डीएनए का जेरोक्स बनकर डबल बन जाएगा, मतलब जितना है उसका डबल बन जाएगा, मतलब मैं 92 क्रोमोसोम बना सकता हूं आफ्टर माय एस फेस। ये डीएनए बनाने के लिए जो कुछ करना चाहिए, फाइन। मुझे शुगर, आपको बायोमोलिक्यूल्स तो मालूम है, मुझे आयोडीन चाहिए, मुझे गुआनाइन चाहिए, मुझे साइटोसिन चाहिए, मुझे थाइमिन चाहिए, मुझे फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, मुझे शुगर मॉलिक्यूल्स डीऑक्सीराइबो शुगर चाहिए। ये सब जो तैयारी है, ये सब जो माल चाहिए, वो बनता है जीवन फेज में।
सो हिस्टोन प्रोटीन जिसके ऊपर डीएनए को बांधा जाता है, हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। ये सारा जो चीज है डीएनए को डबल करने के लिए जो कुछ चाहिए वो जीवन में बनेगा। सो जीवन फेज इज बेसिकली गेटिंग रेडी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज इज एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन, जहां पर डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर उसको बांधना करेंगे। और जी2 क्या है, साइटोप्लाज्म थोड़ा सा बढ़ेगा, सेल का साइज थोड़ा सा बढ़ेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब जो चीजें हैं वो डबल हो जाए, क्लोरोप्लास्ट डबल हो जाएंगे, बिकॉज अभी सेल को डबल करना है, तो जो सेल ऑर्गेनल्स है वो डबल हो जाएंगे। तो वापस बोलता हूँ, जीवन क्या है, जीवन तैयारी है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। एस फेज इस डीएनए रेप्लिकेट होता है, डबल होता है, और जी2 तैयारी है पूरे के पूरे सेल को डबल करने के लिए। क्लियर है? ये जीवन है, सॉरी गाना फाइन, ओके। सी हर सेल जीवन में जाती है ऐसा नहीं होता है, हर सेल जीवन में जाती है ऐसा नहीं होता है। सी कैसा है, एक सेल बनी, एक सेल की दो सेल बनी, दो सेल इमीडिएटली जीवन में जाकर फिर एस, फिर जी2 और फिर प्रोफेज मेटाफेज करेगी, ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कभी कभी सेल जी0 में जाते हैं। व्हाट डू मीन बाय जी0 में जाते हैं, वो मल्टीप्लाई करना बंद कर देते हैं। जी0 मतलब उसको हम लोग कहते हैं क्वाइसेंट स्टेज, क्वाइसेंट स्टेज, वो मल्टीप्लाई करना बंद कर देते हैं। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो मर जा रहे, मर रहे। अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है। आप लोग अभी 11th में हो, अगले साल 12th में जाओगे, आप पास होकर पास आउट होना चाहिए। अगर आप वापस 11th में आ गए तो मेरा तो बैंड बच गया ना, नए लोग कहाँ से आएंगे? अगर बॉडी में सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे, मल्टीप्लाई, कहां पर रखोगे, किधर, कहां पर रखोगे? एक ड्रॉप के अंदर सिर्फ 55 लाख आरबीसी रहते हैं ना, लेकिन आरबीसी मर ही नहीं रहे, पुराने वाले मर ही नहीं रहे, खड़ा खड़ा खड़ा, एक का दो का चार, चार का आठ, इतना बॉडी में नहीं है। अगर सेल्स मरे ही नहीं, अगर सेल्स कंटिन्यूसली जीवन में जा रहे हैं, सेल्स मर ही नहीं रहे, अनकंट्रोल ग्रोथ है सेल्स का, उसको हम लोग प्यार से कहते हैं कैंसर। सेल्स जीरो में जाती है, कुछ सेल्स तो ऐसे भी रहते हैं कि जीरो में जाते हैं और अगर बॉडी को जरूरत पड़ी तो वापस जीवन कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। नॉर्मली सेल्स विल गो टू जी0, दे विल डाई ऑफ, फाइन। और बिकॉज हर सेल मल्टीप्लाई करेगा तो बॉडी की जगह ही नहीं रहेगी, जगह ही नहीं रहेगी, फाइन, ओके। पुराने सेल्स मरेंगे तभी नए सेल्स को जगह मिलने वाली है, पुराने सेल्स रहेंगे बॉडी में तो पार्ट लगने वाली है, इतना जगह नहीं बॉडी के, ओके। आई विल लाइक यू टू ओपन योर बुक्स प्लीज। और आपको टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन नहीं पढ़ना है, आपको 7.1 पढ़ना है, 7.2 नहीं पढ़ना, 7.1 पढ़ना है, 7.2 नहीं पढ़ना है।
बहुत बढ़िया किया बीनू आपने, इतना अच्छे से पढ़ भी लो तो और अच्छा मजा आएगा। कौन है बीनू, देखना चाहूंगा मैं। दिखाओ बेटा अगर हिम्मत है तो। इतना बेहतरीन पेंटिंग करते हो बेटा, पेंटिंग की कॉन्ट्रैक्ट लेते हो क्या? मेरे दीवार पेंटिंग कर ली, सीढ़ी भी है मेरे घर पे। हिस्टोन प्रोटीन बेटा तानिया, एक प्रोटीन है जिसके ऊपर डीएनए को बांधते हैं, डीएनए को जिसके ऊपर कॉइल करते हैं उस प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। G0 फेज मैंने अभी बोला ना, G0 फेज मतलब वो सेल मल्टीप्लाई नहीं करेगी, वो पेयर मल्टीप्लाई नहीं करेगी। प्रीटी एग्जिस्टिंग पेयर, व्हाट, एक मिनट कहां पे? प्रीटी एग्जिस्टिंग पेयर, प्रीटी विच लाइन? प्री एग्जिस्टिंग, तो प्रीटी पढ़ रहा हूं यार। प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले जो पेयर है ना, विच लाइन्स नाउ, क्रोमोसोम के बारे में लिखा है या इज इट क्रोमोसोम या आपके पास पहले से दो सेंट्रियोल रहते हैं, वो डबल होकर और दो बनते हैं, और दो बनते हैं, तो पहले से है उसके ऊपर और डबल डबल बन रहे हैं। नूपुर चौहान, एम फेस के बारे में चिंता मत करो, एम फेस के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हम लोग। एम फेस इज माइटोसिस फेस, उसको तो हम लोग पूरा मतलब डायग्राम विग्राम के साथ शॉर्ट नोट के साथ पढ़ेंगे। तो एम फेस को बहुत पढ़ने मतलब उसको तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लेना। चलो आई थिंक दैट्स गुड फॉर टुडे। अगले बार हम लोग एम फेस या माइटोसिस के बारे में बात करेंगे। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, फाइन। कल संडे है, मटन खाऊंगा, आप भी कुछ अच्छा ही खा लो। चलो बाय बाय।